जापान के वजीर-ए-आजम फूमियो किशिदा और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान दो फरीकी बातचीत। पीएम मोदी ने दोनों ममालिक के दरमियान खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदारी को जमहूरी अक़दार पर मबनी करार देते हुए इसे हिंद बहरुल काहिल में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए बताया अहम। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के दो फरीकी और इलाकाई उमूर पर किया तबादला ख्याल। किशिदा फूमियो ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को पेश किया खिराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा के दरमियान दो तरफा बातचीत के बाद वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ख़ारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख़ारजा सेक्रेटरी ने कहा कि दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान होने वाली बातचीत में दो तरफा ताउन, दिफा और इक़्तिसादी शराकतदारी जैसे मौज़ूआत पर किया गया तबादला ख्याल। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तात्तुल बरकरार। हुक्मरां पार्टी राहुल गांधी से माफी मांगने के मुतालबे पर अटल। ऐवान में नारेबाजी पर लोकसभा स्पीकर ने किया बरहमी का इजहार। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से ईडी की दिल्ली में पूछगछ। दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया और के कविता के शनासा अरुण पिल्लई से आमने सामने की जा रही है पूछताछ। दिल्ली शराब पॉलिसी के मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक मामले में ईडी कर रहा है सवाल जवाब। और दिल्ली शराब घपले में कम नहीं हो रही हैं सिसोदिया की मुश्किलात। अदालत ने इस मामले में आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 14 दिन की तौसी की। सिसोदिया फिलहाल 22 मार्च तक रहेंगे ईडी की रिमांड पर। और विमेंस प्रीमियर लीग के अहम मैच में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के दरमियान मुकाबला जारी। दूसरे मैच में लीग की दो टॉप टीमों मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिलने की उम्मीद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी हममनसब फूमियो किशिदा से आज नई दिल्ली में वफ्द सतह की बातचीत की। बातचीत के बाद दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जापान के वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने गुज़िश्ता एक साल में कई बार मुलाकातें की हैं और हर बार जब मैंने भारत जापान के ताल्लुकात के तईं उनकी मुस्बत अहद-बस्तगी को महसूस किया है। उनका आज का दौरा हमारे बाहमी ताल्लुकात की रफ्तार के लिए बहुत सूदमंद साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी मुलाकात एक और वजह से भी खास है। इस साल भारत G20 की सदारत कर रहा है और जापान G7 के लिए अपनी तरजीहात और मफादात पर मिलकर काम करने का बेहतरीन मौका है। आज मैंने भारत की G20 की सदारत से मुतालिक तरजीहात के बारे में वज़ीर-ए-आज़म किशिदा को तफसील से बताया। आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। सेमीकंडक्टर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में विश्वस्त सप्लाई चेन्स के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि G20 की सदारत का अहम सतून ग्लोबल साउथ की तरजीहात को आवाज देना है। उन्होंने कहा कि भारत जापान खुसूसी शराकतदारी को मजबूत करना भारत जापान को दीगर शराकतदारों दोनों के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि ये शराकतदारी हिंद बहरुल काहिल के खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम को फरोग देती है। जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है।
वहीं इस मौके पर जापानी वजीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा ने कहा कि उन्होंने G7 हिरोशिमा सरबराही इजलास में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ किया और वजीर-ए-आज़म मोदी ने फौरी तौर पर ही उनकी दावत कबूल कर ली। I will announce my new plan on free and open Indo-Pacific, or FOIP, at a lecture event hosted by the ICWA. It gives me a great pleasure to be able to unveil my new vision on the soil of India, which is our indispensable partner in realizing FOIP. I am looking forward to welcoming Prime Minister Modi in Hiroshima in May, and to once again visiting India on the occasion of G20 New Delhi Summit. और इससे कबल जापानी वजीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा ने हैदराबाद हाउस में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मौके पर वजीर-ए-आज़म मोदी ने जापानी वजीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जापानी वजीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा ने राजघाट पर बबाए कौम महात्मा गांधी को गुलाए अकीदत नज़र किए। जापान के वजीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा ने विजिटर बुक पर अपने ख्यालात भी मुश्तरक किए और इससे पहले जापानी वजीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा का मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने नई दिल्ली पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर फनकारों ने रक्स के जरिए उनका खैर मकदम किया। जापान के वजीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा अभी वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली वाक़े बुद्धा पार्क की सैर कर रहे हैं। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि फोमियो किशिदा अपने ख्यालात जो हैं ये विजिटर बुक में दर्ज कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने वजारत खारजा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा के दरमियान दो तरफा बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने कहा कि दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान होने वाली बातचीत में दो तरफा ताउन, दिफाई और इक़्तिसादी शराकतदारी जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। During the meeting, key topics of bilateral cooperation included the domain of defense and security, economic partnership, climate and energy, including energy transition, people-to-people exchanges, skill development, innovation. The two leaders also discussed regional issues of significance, including, as you just heard in the speech from Prime Minister Kishida, the Indo-Pacific. They also talked about their own respective priorities. Prime Minister explained at length India's priorities for G20, and he heard in turn Prime Minister Kishida's priority and Japan's priorities for G7. These two also formed an important component of bilateral conversation. वहीं सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान और भारत के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका इख्तरा, मुश्तरका डिज़ाइन और मुश्तरका तख्लीक के बारे में बातचीत की। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत हिंद भी पॉलिसी की बुनियादों पर इन अल्फाज की हिमायत कर रही है। Mr. Narendra Modi clearly put on the table that one of the areas of very strong cooperation between India and Japan could be co-innovation, co-design, co-creation. These words are not put across in terms of these discussions as a branding words. These are words which have a very strong underpinning, policy underpinning on the Indian side of Atmanirbharta in the field of defense, and Atmanirbharta not as an isolationist feature, but Atmanirbharta which can be built in partnership with other countries. And in this case,
that partnership and that partner, particular in this case being Japan. पार्लियामेंट का बजट इजलास आज भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। अरकान पार्लियामेंट की हंगामा राई के बाईस दोनों ऐवानों की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए और फिर बाद में पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। हुक्मरान पार्टी की जानिब से राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में हंगामा हुआ, जबकि ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट प्ले कार्ड्स लेकर वेल में आ गए। ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने जेपीसी का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में हंगामा राई पर नाराजगी का इजहार किया। लोकसभा स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई जारी रखने की अपील की। ये उचित नहीं है माननीय सदस्य, ये सदन नारेबाजी के लिए नहीं है। माननीय सदस्य तख्तियां रखिए, पार्लियामेंट पक्षन तख्तियां लेके नहीं आता। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, हम आपको अलाउ करूंगा, निश्चित रूप से अलाउ करूंगा। प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत अगर मैं स्थगन खारिज करूं, उसके बाद आपको बोलने का अधिकार है। आप आए, बैठें, चर्चा करें, चेंबर में आए, चर्चा करें, सत्ता पक्ष भी आए, प्रतिपक्ष भी आए, रास्ता निकालेंगे, सदन चलाएंगे, आपके विषय मुद्दों को भी चर्चा करेंगे। वहीं पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तातुल जारी है, जबकि डीडी न्यूज ने मरकजी वजीर अश्वनी चौबे से पूछा कि हुक्मरान पार्टी हाउस चलाने के लिए पहल क्यों नहीं कर रही है, तो अश्वनी चौबे ने कहा कि हमारे लिए कौम सबसे अहम है। राहुल गांधी ने बैरून मुल्क कौम की तौहीन की है, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। हमारे नामानिगार राजेश राज ने पार्लियामेंट में मरकजी वजीर अश्वनी चौबे से खुसूसी बातचीत की। राज्यसभा की कार्यवाही संसद सत्र के बजट हिस्से के दूसरे हफ्ते में भी सोमवार को बाधित हो रही है और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हैं। चौबे जी, कैसे देखते हैं सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी और विपक्ष जेपीसी, क्या ये टूटेगा नहीं गतिरोध? कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पूरे देश की इज्जत को, देश को कलंकित करने का काम किया है, उनको आकर के माफी मांगना ही चाहिए। और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो निश्चित रूप में देश की जनता तो उनको खदेड़ेगी। जब वक्त आएगा तो उस समय वो खदेड़े जाएंगे और ये देशद्रोहियों के श्रेणी में जाने जाएंगे। लेकिन क्या बीच का रास्ता कुछ निकालना नहीं चाहिए? फाइनेंस बिल लटका हुआ है, कई विभागों पर चर्चा होनी है, तो बीच का रास्ता सत्ता पक्ष को भी निकालना चाहिए। भाई, सत्ता पक्ष के बीच की रास्ता, हम देश मेरे लिए महान है। अगर देश का, हमारे लिए, अगर देश के बारे में अगर कोई इस प्रकार का गलत बयानी करता है तो हम निश्चित रूप से हम उसकी निंदा करेंगे, उसको झुकाएंगे। क्यों नहीं? उन्होंने अगर ये गलत शब्द कह दिया, जिसको जो मन में आए लोकतंत्र के बारे में, अरे भारत का लोकतंत्र तो इतना मजबूत है, या दुनिया इस बात को लोहा मान रहा है। ये राहुल गांधी के कहने से होगा। राहुल गांधी जाके देश को बदनाम कर रहे हैं। आखिर क्या चाहते हैं? ये जो वंश परंपरावादी पार्टी आज है, सचमुच में ये वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार इस देश में नहीं चलेगा। जो है अमूमन हाय तौबा मचाता है, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष के लोग सदन में अवरोध पैदा कर रहे हैं। लगता नहीं है कि एक नई परंपरा? सत्ता पक्ष के लोगों ने अवरोध नहीं, सत्ता पक्ष के लोगों को स्पष्ट ये है कि पहला देश, फिर हम, फिर संगठन और फिर हम। तो पहले देश के बारे में जो गंदी बात कर, ओछी बात करने वाला, उसको तो सदन में माफी मांगना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी कुमार चौबे, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से देश का अपमान किया है, उन्हें बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए और माफीनामे से नीचे कुछ भी कबूल नहीं है। कैमरामैन भीम सिंह के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। वहीं बीजेपी लीडर राकेश सिन्हा ने आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से ऐवान में माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस रिवायत को अहमियत नहीं दी जा सकती जिसमें आप बैरून मुल्क जाकर मुल्क के वक़ार को दागदार करें। मुल्क की तौहीन करने वाले राहुल गांधी को मुल्क कभी माफ नहीं करेगा। इसी प्लेटफॉर्म से मर्यादाहीनता होती है और नई पीढ़ी को के रास्ते को भटकाया जाता है।
और उसके कारण से देश के सौहार्द को पर प्रश्न उठता है, उस प्लेटफॉर्म पर सवाल खड़ा होता है। मुझे लगता है कि सूचना प्रसारण मंत्री जी ने, अनुराग ठाकुर जी ने ठीक ही कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर को एक तरह से सेंसर करने की जरूरत है कि इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग इस प्रकार से ना हो कि हमारी नई पीढ़ी भटकती रहे। और दूसरी बात है कि बरगलाने के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म से मर्यादाहीनता को बढ़ावा मिले। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी को उनके हालिया बयानात पर तनकीद का निशाना बनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल गांधी की जानिब से लंदन में मुल्क की जमहूरियत, मीडिया और अदलिया पर उठाए गए सवालात के लिए उन्हें मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। कई बातें ऐसी कही जिसपे कुछ लोगों ने कमेंट किया है, पर मुझे लग रहा है कि the full import of those statements has not really been understood. One of the statements he's made is that we are facing, and I'm quoting, quote, we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. In the Constitution, India is defined as a union of states, and that union requires a negotiation. And then he goes on to compare the Indian Union with the European Union. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने गैर मुल्की ताकतों को भारत के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने पर उकसाया है। इसके लिए उन्हें मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। कई बातें ऐसी कही जिसपे कुछ लोगों ने कमेंट किया है, पर मुझे लग रहा है कि the full import of those statements has not really been understood. One of the statements he's made is that we are facing, and I'm quoting, quote, we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. In the Constitution, India is defined as a union of states, and that union requires a negotiation. Not just a flawed understanding. Is he playing to an agenda? But he should come clean. And to begin with, I think you need closure, and the closure will only come if he apologizes. And he should apologize categorically, unequivocally. An apology doesn't come in the form of, मैंने ये नहीं कहा, मेरे आपने ये समझ लिया, मैं कह कुछ और रहा था, etc. etc. इमरजेंसी के हवाले से हमला करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंदिरा गांधी की हुकूमत के दौरान शहरियों की आजादी सल्ब कर दी गई थी। Gentleman took an oath as a member of parliament, and that oath has some very clear language in it. Very clear language in it. I find his personal attacks require at least two comments. One, what has his party been associated with? I cited to you 1975, the imposition of the emergency, but there's another one I want to cite to you, where in the year 2009, Section 66A was inserted in the Indian Information Technology Act by the Manmohan Singh government, threatening citizens with punishment for sending messages and mails. वहीं दिल्ली आबकारी मामले में तेलंगाना के वजीर आला की बेटी के कविता एक बार फिर से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश हुई। आबकारी पॉलिसी मामले में ईडी कविता को समन जारी किया था और आखिरी बार कविता शराब घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ईडी के दफ्तर में नहीं आई थी और फिर उन्होंने अपने वकील के जरिए एजेंसी को दस्तावेजात भेजे थे। कविता ने पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि ज़ाब्ते के तहत ईडी किसी खातून को पूछगछ के लिए अपने दफ्तर नहीं बुलवा सकती और ईडी को पूछगछ के लिए उनके घर आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 24 मार्च को समाअत करेगा। ताहम अदालत ने कविता को कोई उबूरी राहत नहीं दी है और इससे कबल ईडी ने 11 मार्च को कविता से 9 घंटे तक पूछगछ की थी। इतलात के मुताबिक इस दौरान उनसे हैदराबाद के ताजिर अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानात के बारे में भी पूछा गया और इस मामले में पिल्लई को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें साउथ ग्रुप का फ्रंट मैन कहा जाता है और पिल्लई को कविता का करीबी समझा जाता है। दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला और आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया की मुश्किलात रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुबैना शराब घपले के सीबीआई से मुतालिक मामले में
साबिक नायब वजीर आला की अदालती तहवील में 14 दिन की तौसीह कर दी है। मनीष सिसोदिया को आज आबकारी पॉलिसी से मुतालिक मामले में ईडी की हिरासत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सिसोदिया की अदालती हिरासत में 3 अप्रैल तक की तौसीह की है। इससे कबल 17 मार्च को राउस एवेन्यू कोर्ट ने साबिक नायब वजीर आला के ईडी रिमांड में मजीद 5 दिन की तौसीह का फैसला किया था। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने इस मामले में पहली बार 26 फरवरी को तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हुकूमत में वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला शराब घपले के सिलसिले में 22 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं। वहीं लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में वजारत खजाना ने कहा है कि नोटबंदी के बाद छपने वाले 2000 रुपए के नोटों की कोई जखीरा अंदोजी नहीं है। वजारत ने जवाब दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2017 के आखिर में 500 और 2000 रुपए के नोटों की कुल कीमत 9.52 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं दूसरी तरफ मार्च 2022 में 500 और 2000 की मालियत के बैंक नोटों की कुल कीमत 27.057 लाख करोड़ रुपए थी। बैंकों को एटीएम में 2000 रुपए के नोट न भरने की कोई हिदायत नहीं दी गई है। बैंक साबका इस्तेमाल, गाहक की जरूरियात, वक्त के रुझानात वगैरह की बुनियाद पर एटीएम के लिए रकम और मालियत की जरूरियत का खुद अंदाजा लगाते हैं। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019-20 के बाद से 2000 रुपए के बैंक नोटों की फरहमी की कोई मांग नहीं हुई है। और शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू शहरी हवाबाजी का बाजार बन गया है। आज नई दिल्ली में CAPA इंडिया एविएशन समिट 2023 से खिताब करते हुए सिंधिया ने कहा कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा, जिससे शहरी हवाबाजी के शोबे को फायदा पहुंचेगा। We are the third largest domestic civil aviation market already in the world. Today we are the fastest growing country in the world. By 2030, by World Bank predictions, by the IMF's predictions, we will become the third largest economy in the world ahead of Germany and Japan. So our economic growth rate is going to be a huge multiplier for our civil aviation sector. और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पीएम मोदी ने बुनियादी ढांचे की तरक्की पर बहुत जोर दिया है, जिसकी वजह से पिछले 9 सालों में मुल्क में हवाई अड्डों की तादाद दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों में हवाई मुसाफिरों की तादाद में भी तकरीबन 2 गुना इजाफा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, जहां मुल्क में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र मरकजी वज़ारत सेहत ने इस बीमारी से मुतालिक नजरसानी शुदा रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं करना चाहिए कि जब तक टेस्ट में कोरोना इन्फेक्शन की मौजूदगी की तस्दीक ना हो जाए। नजरसानी शुदा रहनुमा खतूत में कहा गया है कि दवा लेने से पहले कोरोना इन्फेक्शन के साथ दीगर मकामी इन्फेक्शन के इम्कान को भी जहन में रखना चाहिए। हल्की बीमारी में एस्टेरॉइड के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं की जाती है। वजारत ने जिस्मानी फासला बरकरार रखने, बंद जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करने, वक्तन फ़वक्तन साबुन से हाथ धोने को कहा है। बीमारी की अलामत पर नज़र रखने, जिस्म का दर्जे हरारत चेक करते रहने और ऑक्सीजन में उतार चढ़ाव को भी मॉनिटर करने का मशवरा दिया गया है। हिदायतनामे में कहा गया है कि अगर किसी को सांस लेने में दुश्वारी हो तो वो फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता करे। 5 दिन से ज़्यादा बुखार और खांसी होने पर भी तिब्बी इमदाद लेने का मशवरा दिया जाता है और ख़तरे से 2-4 लोगों से इंतहाई एहतियात बरतने को कहा गया है। अगर शदीद बीमारी के बढ़ने का खतरा हो तो उसे 5 दिन तक रेमडेसिविर दवा लेने का मशवरा दिया गया है और इसमें पहले ही दिन 200 मिलीग्राम और फिर 100 मिलीग्राम की दवा 4 दिन तक खाने को कहा गया है। नजरसानी शुदा रहनुमा खतूत में लोपिनावीर, रेटोनावीर और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और इसके साथ ही एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सिलेनिन जैसी दवाएं का इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया गया है। कोविड-19 पर नेशनल मॉनिटरिंग ग्रुप ने बालिग
कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया है। वहीं एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन अपनी लहलहाती बहारों के साथ सैयाहों के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है और हर साल लाखों लोग फूलों का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए दूर दूर से यहां पर आते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसकी इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की और दुनिया भर के लोगों को जम्मू कश्मीर का दौरा करने और 16 लाख ट्यूलिप फूलों की मशहूर कुन खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने की दावत दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि गुज़िश्ता साल 3,60,000 सैयाहों ने ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और खेल की खबरों में आज वुमेन्स प्रीमियर लीग में 2 मुकाबले हैं। पहला मैच गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के दरमियान खेला जा रहा है। गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो 20 ओवर में 178 रन बना लिए हैं और इसके जवाब में ताज़ा इतलात मिलने तक यूपी वॉरियर्स ने 3 विकेट के नुकसान पर 74 रन बना लिए हैं। वहीं आज के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इस मैच में दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला हो सकता है। मुंबई इंडियंस इंडेक्स में दूसरे मकाम पर है। दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है और इस टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस का सफर बेहतरीन रहा है। टीम ने अब तक 6 मैच खेले हैं, जिनमें से उसने 5 मैच में कामयाबी हासिल की है। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक इस टूर्नामेंट में 6 मैच खेले हैं, जिनमें से उसने 4 में कामयाबी हासिल की है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।